हेलो एवरीवन। बिहार एसएससी इंटर लेवल 2023 की परीक्षा के लिए इस वीडियो में मैं लेकर आया हूं मॉडल प्रैक्टिस सेट किरण पब्लिकेशन की सेट नंबर 1 से स्टार्ट करके। तो हेलो एवरीवन, मेरा नाम है आयुष और आप सभी का स्वागत है एसएससी पॉइंट यूट्यूब चैनल पर। तो इस वीडियो में देखेंगे कि बिहार एसएससी जो इंटर स्तरीय परीक्षा होने वाली है, इसमें जो पहला मॉडल प्रैक्टिस सेट है उसके अंदर जितने भी जीके के क्वेश्चन हैं, टोटल 50 क्वेश्चन जीके के पूछे जाते हैं, तो उन सभी क्वेश्चंस के सॉल्यूशन को देखेंगे अच्छे तरीके से। आइए इसकी शुरुआत करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है सुभाष चंद्र बोस द्वारा 1940 में मुस्लिम लीग पार्टी का समेकन करने के प्रयास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ठीक है, तो जो उसका ऑप्शन 1 है, ब्लैक होल में मृत हुए लोगों की स्मृति में 1760 में जी हॉलवेल द्वारा कलकत्ता के गवर्नर के रूप में उनके छोटे कार्यकाल के दौरान स्थापित कराए गए हॉलवेल स्मारक को हटाने के लिए आंदोलन किया गया था। दूसरा है, हॉलवेल स्मारक बंगाल के अंतिम नवाब सिराजुद्दौला की क्रूरता और अपना प्राणोत्सर्ग करने वाले ब्रिटिश सैनिकों की वीरता का प्रतीक माना जाता था। ठीक है, अब यहाँ पर है उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? केवल 2, केवल 1, 1 और 2 दोनों, या चौथा ना तो 1 और ना ही 2। अब इस प्रश्न को समझने वाली बात है कि ये जो 1940 की बात हो रही है कि सुभाष चंद्र बोस द्वारा 1940 में मुस्लिम लीग पार्टी का समेकन करने के प्रयास के संदर्भ में हमें बातें बतानी है। इसमें 2 पॉइंट है जो हमें बिल्कुल ध्यान रखना है। सबसे पहला कि ये जो मांग उठाई जा रही थी वो 23 मार्च 1940 को मुस्लिम लीग द्वारा अलग मुस्लिम राज्यों के निर्माण की मांग करते हुए लाहौर में प्रस्ताव पेश करने की कोशिश की जा रही थी। ठीक है, तो वो जो पेशकश थी कि एक अलग देश बनाया जाए, कब पेश की गई थी? तो ये 23 मार्च 1940 को, ध्यान रखेंगे इस चीज़ को कि 23 मार्च 1940 को ये मांग रखा गया। किसके द्वारा? तो ये जो है मुस्लिम लीग के द्वारा कि एक अलग से राज्य, मुस्लिम राज्य निर्माण करना चाहिए। तो इसके लिए जून 1940 में जो कांग्रेस के अध्यक्ष थे वो थे सुभाष चंद्र बोस। तो उन्होंने जिन्ना को स्वतंत्र भारत से पहले प्रधानमंत्री की पेशकश कर दी, लेकिन उन्होंने जो भारत का विभाजन है उसके मांग को पुरजोर उसका विरोध किया और इस मांग को वापस लेने को भी कहा गया। ठीक है, तो ये उस समय हुआ था 1940 में। तो यहाँ पर जो 2 ऑप्शंस आप देख रहे हैं, पहला ऑप्शन है ब्लैक होल में मृत हुए लोगों की स्मृति में 1760 में जी हॉलवेल द्वारा कलकत्ता के गवर्नर के रूप में, ये कहीं मैच ही नहीं होता, ये बिल्कुल अलग बातें हैं। ठीक है, तो ये ऑप्शन 1 भी नहीं होगा और ना ही ये जो ऑप्शन 2 लिखा है कि हॉलवेल द्वारा, ये भी ऑप्शन नहीं होगा। तो इसका उत्तर होगा डायरेक्ट हमारा हो सकता है ना तो 1 और ना ही 2, यानी कि ऑप्शन 4 विल बी करेक्ट आंसर। चलिए अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, सिनेगॉग निम्नलिखित में किसका पूजा स्थल है? ऑप्शन 1 पारसी धर्मावलंबियों का, ऑप्शन 2 ताओ धर्मावलंबियों का, या ऑप्शन 3 यहूदियों का, या ऑप्शन 4 सिंतो धर्म का। तो सिनेगॉग जो है वो निम्नलिखित में से किसका पूजा स्थल है? तो सिनेगॉग यहूदी धर्म के जो हैं उन्हीं का ये पूजा स्थल है सिनेगॉग। तो ऑप्शन 3 विल बी करेक्ट आंसर। यहूदी धर्मावलंबियों का जो पूजा स्थल है वो है सिनेगॉग। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखेंगे। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। खुले बाजार के संचालन क्या संकेत करते हैं? जो खुले बाजार हैं उसका संचालन क्या संकेत करते हैं? ऑप्शन 1 अनुसूचित बैंकों द्वारा उद्योग तथा व्यापार के लिए उधार लेना, ऑप्शन 2 भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा सरकारी प्रतिभूतियों की खरीद और बिक्री, ऑप्शन 3 जमा राशि का संग्रहण। ठीक है, और ऑप्शन 4 है अनुसूचित बैंकों द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक से उधार लेना। तो आखिर क्या इसमें आंसर होगा? ध्यान दीजिए, खुले बाजार के संचालन, खुले बाजार का संचालन, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब हुआ जो केंद्रीय बैंक है उसके द्वारा जो साख नियंत्रण है, ये इसका एक महत्वपूर्ण उपाय है ये चीज़। ठीक है, एक्चुअल में ये जो खुले बाजार की जो प्रक्रिया है इसके द्वारा होता क्या है, इसके द्वारा मुद्रा जो है वो बाजार में किसी भी प्रकार के बिलों
अथवा प्रतिभूतियों का क्रय विक्रय होता है इसमें। ठीक है, याद रखिएगा, ये जो क्रय विक्रय है ये सब कुछ कौन करेगा, तो ये जो सरकारी प्रतिभूतियों का खरीद और बिक्री का काम भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा होता है। तो ये जो सरकारी प्रतिभूतियों का जो खरीद और बिक्री है, ठीक है, इसी चीज़ को कहा जाता है खुले बाजार का संचालन। तो यहाँ पर होगा ऑप्शन 2 विल बी करेक्ट आंसर। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, पश्चिम बंगाल का राज्यपाल कौन है? ऑप्शन 1 BL जोशी, ऑप्शन 2 केसरीनाथ त्रिपाठी, ऑप्शन 3 शिवराज पाटिल या ऑप्शन 4 मार्गरेट अल्वा। तो ये जो पश्चिम बंगाल है उसके राज्यपाल हैं केसरीनाथ त्रिपाठी। तो ऑप्शन 2 विल बी करेक्ट आंसर। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में लौह और इस्पात का कारखाना कहाँ स्थित है? ऑप्शन 1 बर्नपुर, ऑप्शन 2 सलेम, ऑप्शन 3 भिलाई, ऑप्शन 4 बोकारो। आखिर किस जगह पर छत्तीसगढ़ में लौह और इस्पात का कारखाना है, तो वो किस जगह पर है? तो वो आपको याद होना चाहिए, भिलाई में स्थित है। और इसके बारे में जान लें, जो भिलाई में लौह इस्पात कारखाना है, ठीक है, भिलाई, उसका नाम है भिलाई इस्पात संयंत्र। ठीक है, भिलाई इस्पात संयंत्र। और दूसरी बात, ये जो है भारत का सबसे पहला इस्पात उत्पादक संयंत्र है। ये जो आयरन लौह जो प्रोड्यूस करता है, ये उसका सबसे पहला है। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन 3 विल बी करेक्ट आंसर, भिलाई। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। BSE सेंसेक्स स्टॉक्स कितने स्टॉक्स पर आधारित है? ऑप्शन 1 80, ऑप्शन 2 100, ऑप्शन 3 30 या ऑप्शन 4 50। तो जो BSE है इसका फुल फॉर्म होता है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। ठीक है, जो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है या फिर मुंबई शेयर बाजार जिसे कहते हैं, इसकी जो रचना की गई थी वो 1986 में, ध्यान दीजिएगा एक चीज़, 1986 में ये जो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है इसमें सेंसेक्स की रचना की गई थी और इसमें टोटल 30 कंपनियों को समाहित किया गया है। तो 30 कंपनी के स्टॉक्स पर ये आधारित है। तो यहाँ पर आंसर होगा ऑप्शन 3 विल बी करेक्ट आंसर 30। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वित्तीय आपात का वर्णन किया गया है? ऑप्शन 1 360, ऑप्शन 2 350, ऑप्शन 3 340 या ऑप्शन 4 330। किस अनुच्छेद में वित्तीय आपात का वर्णन किया गया है? तो इसका आंसर होगा अनुच्छेद 360। अनुच्छेद 360 में वित्तीय आपात का यानी कि फाइनेंशियल इमरजेंसी का वर्णन किया गया है, जो कि है ऑप्शन 1 विल बी करेक्ट आंसर। ठीक है, आर्टिकल 360। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न 8, पिट्स इंडिया एक्ट के अंतर्गत निम्नलिखित में से किसे स्थापित किया गया? 1 नियंत्रण बोर्ड, 2 राजस्व बोर्ड, 3 अस्थायी परिषद और 4 निदेशकों की अदालत। ध्यान देंगे, जो पिट्स इंडिया एक्ट है ये एक्चुअल में 1784 में लाया गया था। ठीक है, 1784 में पिट्स इंडिया एक्ट 1784। तो उसके तहत क्या हुआ कि जो कंपनी थी उनका अधिकार जो भारत के शासन व्यवस्था में है वो भी हो रहा था, तो उसे कम करने के लिए एक नियंत्रण बोर्ड बनाया गया। ठीक है, जिसमें जो नियंत्रण बोर्ड है उसका काम होगा ये देखना कि कंपनी अपने बिजनेस के काम को करे और वहीं पर वो भारत के प्रशासन को देखने के लिए नियंत्रण बोर्ड बनाया गया। यानी कि ये कह सकते हैं कि जो नियंत्रण बोर्ड है उसके तहत जो अंग्रेजी सरकार है उसका डायरेक्ट कंट्रोल जो था वो आ गया था किसके ऊपर? तो वो डायरेक्ट कंट्रोल कर रही थी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को। तो इसीलिए नियंत्रण बोर्ड को स्थापित किया गया था। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। किस दिन को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो जो महात्मा गांधी की जिस ऑप्शन 1 है यहाँ पर 1 मई, ऑप्शन 2 2 अक्टूबर, ऑप्शन 3 24 अक्टूबर और ऑप्शन 4 30 जनवरी। याद रखेंगे, जो महात्मा गांधी का जन्मदिन है उसी दिन मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस। ठीक है, तो ऑप्शन 2 यानी कि 2 अक्टूबर विल बी करेक्ट आंसर। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर। रिफ्ट घाटी में भारत की कौन सी नदी बहती है? ऑप्शन 1 कावेरी, ऑप्शन 2 ताप्ती, ऑप्शन 3 सोन या ऑप्शन 4 केन। तो जो रिफ्ट घाटी है उसमें भारत की कौन सी नदी बहती है? ठीक, तो रिफ्ट घाटी यहाँ पर जो 4 ऑप्शन है उसके हिसाब से होगा आपका ताप्ती या तापी नदी जो है वो रिफ्ट घाटी में बहती है। रिफ्ट घाटी का मतलब जो पहाड़ियाँ हैं उसके बीच से जो स्पेस होता है उसमें
उससे होते हुए जो नदियाँ बहती है उसे बोला जाता है रिफ्ट घाटी में बहने वाली नदियाँ। ठीक है। एक और चीज़, दूसरी बात यह है कि इसके अलावा जो रिफ्ट घाटी में 2 और नदियाँ बहती है उसका नाम है दामोदर नदी। ठीक है। और दूसरा है आपका नर्मदा नदी। ठीक है। दामोदर नदी और नर्मदा नदी। ताप्ती हो गई एक, दूसरा दामोदर। ठीक है। दामोदर, और जो तीसरा है होगा हमारा वो होगा नर्मदा। तो ये 3 नदी जो है याद रखेंगे, ये तीनों ही रिफ्ट घाटी में बहती है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 11, भारत के संविधान में संघीय शब्द का प्रयोग कहाँ पर हुआ? ऑप्शन 1 भाग 3, ऑप्शन 2 अनुच्छेद 368, ऑप्शन 3 संविधान में कहीं नहीं, या ऑप्शन 4 प्रस्तावना। तो ये जो संघीय शब्द है याद रखेंगे, ये भारत के संविधान में कहीं प्रयोग हुआ ही नहीं है। भारत के संविधान में अगर आप ध्यान देंगे तो आर्टिकल 1 में अनुच्छेद 1 में लिखा गया है भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। ठीक है। यूनियन है, ना कि आप कह सकते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, भारत के संविधान में संघीय। ठीक है। तो भारत संघ है। संघीय का मतलब क्या होता है ना, ध्यान दीजिएगा, ये फेडरल की बात हो रही है। तो इंडिया फेडरल कंपनी फेडरल कंट्री नहीं है। ठीक है। फेडरल कंट्री नहीं है इंडिया, क्या है, स्टेट्स का यूनियन है। जो जितने भी स्टेट्स हैं उसका संघ है। ठीक है। तो ये बात ध्यान रखेंगे। तो अनुच्छेद 1 में ऐसी बातें हैं, लेकिन यहाँ पर संघीय कहीं पर भी प्रयोग नहीं है। तो ऑप्शन 3 विल बी करेक्ट आंसर, संविधान में कहीं नहीं। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में अफ्रीका का कौन सा एक देश ओपेक का सदस्य नहीं है? ऑप्शन 1 अंगोला, ऑप्शन 2 लीबिया, ऑप्शन 3 दक्षिण अफ्रीका, या ऑप्शन 4 अल्जीरिया। तो ये जो ओपेक है, ठीक है, ओपेक का जो फुल फॉर्म है वो है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। ठीक है। ओपेक का क्या मतलब है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंपनीज। और इसकी जो स्थापना है वो कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 14 नवंबर 1960 को। याद रखेंगे, ओपेक की स्थापना 14 नवंबर 1960 को हुई थी। तो इसमें से कौन से देश नहीं हैं? तो पहले ये जान लेते हैं कि इसमें कौन कौन से देश हैं। इसमें कई देश हैं। पहला अल्जीरिया, ठीक है, अंगोला, इक्वाडोर, ईरान, इराक, कुवैत, लीबिया, नाइजीरिया, कतर, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात और वेनेजुएला। ठीक है। तो यहाँ पर इसमें आप देख सकते हैं कि जो दक्षिण अफ्रीका है वो ओपेक के सदस्य नहीं है। तो ऑप्शन 3 विल बी करेक्ट आंसर। और भी जान लेते हैं इसके बारे में बातें। तो ये जो है ओपेक है, इसका जो मुख्यालय है वो है वियना, ऑस्ट्रिया। ऑस्ट्रिया में जो है ओपेक की मुख्यालय यहाँ पर है, ऑस्ट्रिया के वियना में। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला है, पूर्ण स्पर्धा में कीमत ग्रहीता कौन होता है? पहला उद्योग, दूसरा सरकार, या तीसरा फर्म, या चौथा खरीदार। तो जो पूर्ण स्पर्धा है उसमें जो कीमत ग्रहीता है वो होता है फर्म। तो यानी कि ऑप्शन 3 विल बी करेक्ट आंसर। चलिए 14 नंबर पे चलते हैं। उस रोजगार की स्थिति को क्या कहते हैं जिसमें कृषि श्रमिकों की उत्पादकता शून्य होती है? तो जिसमें कृषि श्रम, ऑप्शन 1 है मौसमी बेरोजगारी, ऑप्शन 2 चक्रीय बेरोजगारी, ऑप्शन 3 प्रच्छन्न बेरोजगारी, ऑप्शन 4 ढांचागत बेरोजगारी। ठीक है। तो इसमें से क्या आंसर होगा? तो जो आप कह सकते हो प्रच्छन्न बेरोजगारी है, यानी कि ऑप्शन 3 जो है ये आपका करेक्ट आंसर होगा। प्रच्छन्न बेरोजगारी में एक्चुअल में क्या होता है कि इसमें विशेष कार्य में ये कह सकते हैं कि आवश्यकता से अधिक श्रमिक जो हैं वो कार्यरत होते हैं प्रच्छन्न बेरोजगारी में। और साथ ही यदि इस अतिरिक्त श्रम को, ये जो अलग से कुछ लोग काम कर रहे होते हैं, जैसे जहाँ पर 4 लोगों की ज़रूरत है वहाँ 5 या 6 लोग काम कर रहे होते हैं, तो ये जो 5वां या 6ठा लोग है इसे अगर हटा भी दिया जाए तो जो इसकी उत्पादकता है, ठीक है, उस पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो ये आप कह सकते हैं कि ये जो प्रच्छन्न बेरोजगारी है उसमें कृषि श्रमिकों की जो उत्पादकता है वो शून्य होती है, यानी कि वो जो अलग से लोग काम कर रहे, एक्स्ट्रा जो लोग आ गए हैं, उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? ऑप्शन 1 कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश, ऑप्शन 2 कथकली तमिलनाडु, ऑप्शन 3 कथक मणिपुर, और ऑप्शन 4 भरतनाट्यम। तो इन सभी के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। जो कुचिपुड़ी है ये क्लासिकल डांस है, कहाँ की? आंध्र प्रदेश की। ये बिल्कुल सही है। अच्छा अगला देखते हैं, कथकली।
ये तमिलनाडु की नहीं है, कथकली जो है वो है केरला की, ठीक है। केरला का जो क्लासिकल डांस है वो है आपका कथकली। वहीं पर कथक जो है वो आपका यूपी का क्लासिकल डांस है, मणिपुर का नहीं। और भरतनाट्यम जो है वो तमिलनाडु का जो आप कह सकते हैं वहाँ का क्लासिकल डांस है वो है भरतनाट्यम। तो इन सभी में से जो सही है वो है आपका ऑप्शन 1 कुचिपुड़ी। तो यानी कि ऑप्शन 1 विल बी करेक्ट आंसर, ठीक है। कथकली कहाँ का है? केरला। कथक उत्तर प्रदेश और भरतनाट्यम तमिलनाडु। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्यों के निर्वाचन की अवधि कितने समय के लिए होती है? ऑप्शन 1 6 माह, ऑप्शन 2 1 वर्ष, ऑप्शन 3 2 वर्ष या ऑप्शन 4 3 वर्ष। तो जो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद है इसमें अस्थायी सदस्यों की जो निर्वाचन की अवधि है वो होती है 2 साल के लिए। हर एक 2 वर्ष पर ये इनका चुनाव होता रहता है, निर्वाचन होता रहता है। तो ऑप्शन 3 विल बी करेक्ट आंसर, जो कि होगा 2 वर्ष। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन से वे 2 राजवंश थे जो खिलजी वंश से पहले थे? ऑप्शन 1 गुलाम एवं लोदी वंश, ऑप्शन 2 सैयद एवं लोदी वंश, ऑप्शन 3 गुलाम एवं तुगलक वंश और ऑप्शन 4 तुगलक एवं लोदी वंश। देखिए ये जो प्रश्न है इसमें शायद कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ी है मेरे हिसाब से। अगर आपको लगता है कि इसमें कुछ अलग होना चाहिए तो आप ज़रूर कमेंट करें। देखिए ये दिल्ली सल्तनत में ना जो 5 मुख्य वंश थे उनको अगर सीक्वेंस में लगाने की कोशिश करें तो सबसे पहला था गुलाम वंश, ठीक है। सबसे पहला क्या है? गुलाम वंश। वो कब से कब तक है? तो वो है 1290 से, ये 1206 से 1290 तक। तो जो गुलाम वंश है वो 1206 से 1290 तक। वहीं पर दूसरे नंबर पर जो वंश आ जाता है वो है आपका खिलजी वंश, ठीक है। गुलाम वंश, उसके जस्ट बाद आएगा खिलजी वंश। और खिलजी वंश कब तक है? तो 1290 से 1320, यानी कि 1290 से 1320 तक, ठीक है। गुलाम वंश हो गया, खिलजी वंश है। उसके बाद क्या होगा? उसके बाद होगा हमारा तुगलक वंश। तो तीसरे नंबर पर क्या है? तुगलक वंश, ठीक है। ध्यान देंगे इस चीज़ को। तीसरे नंबर पर हमारा है तुगलक वंश। और जो तुगलक वंश है वो 1320 ईस्वी से लेकर 1414 ईस्वी तक है, ठीक है। उसके बाद चौथे नंबर पर तुगलक वंश के बाद हमारा आएगा सैयद वंश, ठीक है। सैयद वंश जो है, सैयद वंश ये आपको 1414 से 1451 तक है। और जो अंतिम में हमारा होगा वो होगा लोदी वंश, ठीक है। अंतिम में जो होगा हमारा वो होगा लोदी वंश, जो कि 1451 से 1526 तक, 1451 से 1526 तक। ध्यान देंगे तो आप एक चीज़ ध्यान देने वाली बात है कि इसमें पूछा जा रहा है जो खिलजी वंश से पहले कौन 2 वंश थे। तो शुरुआत ही यहाँ पर गुलाम वंश से हो रही है। खिलजी खुद ही दूसरे नंबर पर है, तो इससे पहले 2 वंश कैसे हो सकते हैं, ठीक है। तो इस प्रश्न में कुछ गड़बड़ी है मेरे हिसाब से। अगर आपको लगता है कि नहीं ऐसा कुछ अलग हो सकता है तो आप ज़रूर कमेंट करेंगे। चलिए अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शिक्षा संस्थान कहाँ स्थित है? ऑप्शन 1 पटियाला, ऑप्शन 2 ग्वालियर, ऑप्शन 3 इंदौर, ऑप्शन 4 झांसी। तो लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शिक्षा संस्थान जो है वो किस जगह पर अवस्थित है? तो ये है ग्वालियर में अवस्थित है। शुरुआत में इसकी जो शुरुआत हुई थी वो 17 अगस्त 1957 को हुई थी, एक विद्यालय के तौर पे, ठीक है। 17 अगस्त 1857, 17 अगस्त 1857 को हुई थी, ठीक है। लेकिन बाद में 1995 में इससे कह सकते हैं कि विश्वविद्यालय का दर्जा मिल गया था, ठीक है। तो लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शिक्षा संस्थान जो है ये ग्वालियर में है। इसकी शुरुआत कब हुई थी? 17 अगस्त 1857 में अंग्रेज़ों के खिलाफ जो युद्ध हो रहा था उसी समय हुई थी। फिर 1995 में लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शिक्षा संस्थान को विश्वविद्यालय घोषित कर दिया गया। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 19 नंबर, किस संविधान संशोधन को लघु संविधान कहा जाता है? ऑप्शन 1 7वां संविधान संशोधन अधिनियम 1956, दूसरा 24वां संविधान संशोधन अधिनियम 1971, तीसरा ऑप्शन है 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 या चौथा ऑप्शन है 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 1978। तो ध्यान रखेंगे जो लघु संविधान है, ठीक है, लघु संविधान एक्चुअल में ये जो लघु संविधान है ये बोला जाता है 52वें संविधान संशोधन
1985, ठीक है। 52वें संविधान संशोधन। एक चीज़ ध्यान देंगे, ये यहाँ पर थोड़ा सा गलत हो गया। जो लघु संविधान है, एक्चुअल में ये क्यों बोला जाता है लघु संविधान? ऐसा क्या संविधान संशोधन में हो गया जो उसे बोला गया लघु संविधान, ठीक है। तो ध्यान देने वाली बात है कि जो 42वां संविधान संशोधन है, ठीक है, 42वां संविधान संशोधन ये कब हुआ था? तो ये हुआ था 1976 में। ध्यान देंगे, 42वां संविधान संशोधन 1976 को बोला जाता है लघु संविधान, क्योंकि इसमें जो आप कह सकते हो प्रस्तावना में भी कुछ संशोधन किए गए थे, उसके अलावा कई धाराएं ऐसी थी जिसमें बहुत सारे परिवर्तन किए गए थे, जिस वजह से इस 42वें संविधान संशोधन जो 1976 में हुआ था, इसे बोला जाता है मिनी कॉन्स्टिट्यूशन या फिर लघु संविधान। तो इस हिसाब से जो आंसर होगा आपका वो होगा ऑप्शन 3, 42वां संविधान अधिनियम 1976, ये करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। संविधान का कौन सा संशोधन राजनीतिक दल बदल से संबंधित है? ऑप्शन 1 50वां, ऑप्शन 2 52वां, ऑप्शन 3 60वां या ऑप्शन 4 44वां। तो ऐसा कौन सा संविधान संशोधन है जो राजनीतिक दल बदल से संबंधित है? तो ये भी याद रखना है कि जो 52वां संविधान संशोधन है, ठीक है, आखिर हुआ कब था? तो 52वां संविधान संशोधन 1985 में हुआ था। इस संविधान संशोधन जो है, ये जो संविधान संशोधन है, ये राजनीतिक दल बदल से संशोधन, ठीक है। एक्चुअल में इसमें क्या बोला गया था कि यदि कोई संसद सदस्य या विधानसभा सदस्य से दल बदल करता है या दल द्वारा निकाल दिया जाता है, ठीक है, तो आप ऐसा कह सकते हैं कि मान लीजिए कि कोई राजनीतिक पार्टी का कोई उम्मीदवार है, ठीक है, वो जीत चुका है, बन चुका है, ठीक है, लेकिन बाद में उसे निकाल दिया जाए, तो उसके बाद वो होता है कि वह जो सदस्य है, जब उसे निकाल दिया गया या उसने एक दल से दूसरे दल को चला गए, एक दल से दूसरे दल में चले गए, तो वो जो सदन है, वो जो सदस्य है, ठीक है, वो सदन में अयोग्य करार दिया जाएगा, ठीक है। यही है आपका 52वां संविधान संशोधन 1985 जो दल बदल से रिलेटेड है। यानी कि अगर कोई एक पार्टी से बदल के दूसरे में जाता है, तो वो जो आदमी है जो जिसने दल बदल लिया है, वो एक्चुअल में अयोग्य माना जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। भारत के संविधान की कौन सी अनुसूची राज्यसभा में सीटों के बंटवारा का निर्धारण करती है? ऑप्शन 1 चौथी अनुसूची, ऑप्शन 2 5वीं अनुसूची, ऑप्शन 3 छठी अनुसूची या ऑप्शन 4 तीसरी अनुसूची। तो जो भारत है ना, भारत की जो चौथी अनुसूची है, यानी कि ऑप्शन एक जो लिखा है चौथी अनुसूची, यही निर्धारण करती है कि राज्यसभा में सीटों का बंटवारा किस तरीके से होगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। संविधान सभा में यह किसने कहा था कि सरकारी नीति के निदेशक सिद्धांत किसी बैंक में दे उस चेक की तरह है जिसका भुगतान बैंक अपनी सुविधा अनुसार करता है? ऑप्शन 1 KM मुंशी, ठीक है, ऑप्शन 2 BR अम्बेडकर, ऑप्शन 3 ऑस्टिन या KT शाह। तो ये बात बोलने वाले जो थे वो थे KT शाह। ऑप्शन 4 विल बी करेक्ट। फिर से याद रखेंगे, ये जो KT शाह है, इन्होंने किसके बारे में बोला था? तो संविधान में जो नीति निर्देशक सिद्धांत है, ठीक है, सरकारी नीति के निर्देशक सिद्धांत, जिसमें ये कहा जाता है कि किसी बैंक में जो ये जो नीति निर्देशक तत्व है, ये किसी बैंक में दे उस चेक की तरह है जिसका भुगतान बैंक अपनी सुविधा अनुसार करता है, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन नंबर 23। निम्नलिखित में से किसने अंग्रेजों के विरुद्ध हुए 1857 के क्रांति में हिस्सा नहीं लिया था? ऑप्शन 1 तात्या टोपे, ऑप्शन 2 टीपू सुल्तान, ऑप्शन 3 रानी लक्ष्मीबाई और ऑप्शन 4 नाना साहब। ध्यान रखेंगे कि 1857 की क्रांति में इन तीनों ने भाग लिया था, ये तात्या टोपे, रानी लक्ष्मीबाई और साथ में नाना साहब। लेकिन जो टीपू सुल्तान है वो भाग नहीं ले सके। क्यों? क्योंकि उनकी मृत्यु 1799 में 4 मई, याद रखिएगा डेट, 4 मई, ठीक है, 1799 में 4th एंग्लो मैसूर वॉर, ठीक है, चौथे एंग्लो मैसूर युद्ध जो हुआ था उसी में पराजित होकर इनकी मृत्यु हो गई थी। तो टीपू सुल्तान ने 1857 के क्रांति में भाग नहीं लिया था। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। शिव कुमार शर्मा
निम्न में से किस वाद्य यंत्र को बजाने के लिए मशहूर है? ऑप्शन 1 संतूर, ऑप्शन 2 सितार, ऑप्शन 3 सरोद या ऑप्शन 4 बांसुरी। तो जो शिव कुमार शर्मा है वो जम्मू कश्मीर के रहने वाले हैं, और दूसरी बात ये जम्मू कश्मीर के रहने वाले के साथ साथ ये भारतीय प्रसिद्ध संतूर वादक हैं। तो ऑप्शन 1 विल बी करेक्ट आंसर। इसके बारे में और जान लिया जाए, इन्हें जो है 1986 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार मिला। इसके अलावा इन्हें 1991 में 1991 में पद्मश्री से भी नवाजा गया, और इसके अलावा इन्हें 2001 में पद्म विभूषण से भी सम्मानित किया गया। तो ये जो शिव कुमार शर्मा हैं इनके बारे में 2-3 बातें ध्यान रखनी है। क्या क्या? जो शिव कुमार शर्मा है वो जम्मू कश्मीर के रहने वाले हैं। दूसरी बात, ये बहुत ही भारत के प्रसिद्ध संतूर वादक हैं। तीसरी बात कि 1986 में इन्हें संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार मिला। फिर 1991 में इन्हें पद्मश्री से नवाजा गया, और 2001 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। चलिए अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। गांव में गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों के लिए आवास उपलब्ध करवाने हेतु भारत सरकार ने कौन सी योजना लागू की है? ऑप्शन 1 राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम, ऑप्शन 2 जवाहर रोजगार योजना, ऑप्शन 3 इंदिरा आवास योजना, या ऑप्शन 4 जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन। तो याद रखेंगे ये जो आवास उपलब्ध कराने की बात है ये है इंदिरा आवास योजना, यानी कि ऑप्शन 3 विल बी करेक्ट आंसर। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। एयरफोर्स का सबसे छोटा कमीशन्ड रैंक क्या है? तो जो एयरफोर्स है उसका सबसे छोटा कमीशन्ड रैंक आपका हो जाएगा, वो होगा फ्लाइंग ऑफिसर। तो ऑप्शन 1 विल बी करेक्ट आंसर। तो एयरफोर्स के अलावा जो है जैसे थल सेना है उसका सबसे छोटा कमीशन्ड रैंक जो है वो है लेफ्टिनेंट, वहीं पर जो नौसेना है उसका सबसे छोटा कमीशन्ड रैंक है सब लेफ्टिनेंट। दोनों याद रखेंगे। क्या क्या? पहले जल सेना ये अगर आप बात करें नौसेना की तो सब लेफ्टिनेंट, थल सेना की तो वो है लेफ्टिनेंट, ठीक है, और एयरफोर्स का फ्लाइंग ऑफिसर। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। पूरे राष्ट्रगीत को गाने में सामान्यतः कितना समय लगता है? ऑप्शन 1 2 मिनट, ऑप्शन 2 1 मिनट, ऑप्शन 3 52 सेकेंड, या ऑप्शन 4 50 सेकेंड। तो जो संपूर्ण राष्ट्रगीत है उसको गाने में सामान्यतः 52 सेकेंड लगते हैं, यानी कि ऑप्शन 3 विल बी करेक्ट आंसर। चलिए अगले प्रश्न की ओर। पृथ्वी कब सूर्य से न्यूनतम दूरी पर होती है? ऑप्शन 1 22 दिसंबर, ऑप्शन 2 3 जनवरी, ऑप्शन 3 4 जुलाई, या ऑप्शन 4 21 जून। ठीक है, तो जो सबसे नज़दीक का समय है आप कह सकते हैं वो है 3 जनवरी। 3 जनवरी को पृथ्वी सूर्य से न्यूनतम दूरी पर होती है, तो 3 जनवरी विल बी करेक्ट आंसर। ठीक है, वहीं पर जो सबसे न्यूनतम दूरी है, जैसे आप मान लीजिए ये आपका सूर्य है और इसके इलिप्टिकल पाथ में इस तरीके के उसमें पृथ्वी चक्कर लगाता है, तो जो सबसे कम दूरी है उसको बोला जाता है पेरीहेलियन, और वहीं पर जो सबसे ज़्यादा दूरी होगी उसको बोला जाएगा एपहीलियन। तो जो पेरीहीलियन है यानी कि सबसे नज़दीक है न्यूनतम दूरी वो 3 जनवरी को है, तो वहीं पर जो सबसे ज़्यादा दूरी है जिसको एपहीलियन बोलते हैं वो है 4 जुलाई। तो दोनों याद रखेंगे, एक 3 जनवरी सबसे न्यूनतम दूरी, ठीक है, और सबसे ज़्यादा जो दूरी होगी वो होगी आपको 4 जुलाई को, तो 3 जनवरी यहाँ पर आंसर होगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 29 नंबर, सिंधु घाटी की सभ्यता का कौन सा स्थल सबसे पहले खोजा गया था? ऑप्शन 1 हड़प्पा, ऑप्शन 2 मोहनजोदड़ो, ऑप्शन 3 लोथल, या ऑप्शन 4 कालीबंगन। तो जो सिंधु घाटी है इसकी सभ्यता का जो स्थल है सबसे पहले खोजा गया था वो था हड़प्पा। ठीक है, इसी वजह से सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है या हड़प्पा सिविलाइजेशन भी कहा जाता है इसी वजह से। लेकिन ये जो खोज हुई थी ये कब हुई थी? तो ये 1921 में। किसके द्वारा? तो दयाराम साहनी के द्वारा। दयाराम साहनी, याद रखेंगे ये भी चीज़, दयाराम साहनी, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। बिहार में मगधी भाषा का प्रथम कवि किसे माना जाता है? ऑप्शन 1 ईशान, ऑप्शन 2 सियाराम, ऑप्शन 3 मनोरंजन सिंह, या ऑप्शन 4 नागार्जुन। तो जो मगधी भाषा है उसके सबसे प्रथम कवि माने जाते हैं वो है ईशान, तो ऑप्शन 1 विल बी करेक्ट आंसर। चलिए
अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी जलधारा ठंडी है? ऑप्शन 1 वेनेजुएला, ऑप्शन 2 गल्फ स्ट्रीम, ऑप्शन 3 कुरोसिवो, या ऑप्शन 4 ब्राज़ील। तो आप कहेंगे जो वेनेजुएला है, ठीक है, वेनेजुएला की जो जलधारा है वो सबसे ठंडी है इन सभी में। तो ऑप्शन 1 विल बी करेक्ट आंसर। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हरवल्लभ संगीत सम्मेलन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ऑप्शन 1 यह विश्व में भारतीय शास्त्रीय संगीत के सबसे प्राचीन समारोहों में से एक है। ऑप्शन 2 130 वर्षों तक इसके सफल आयोजन के पश्चात पर्यटन मंत्रालय द्वारा इसे राष्ट्रीय उत्सव घोषित किया गया है। ऑप्शन 3 इसका आयोजन पंजाब के लुधियाना में बाबा हरवल्लभ की समाधि पर किया जाता है। या चौथा ऑप्शन यह प्रत्येक वर्ष 27 से 30 नवंबर तक आयोजित किया जाता है। पहले इसके सभी कथनों को समझे कि क्या सही है और क्या गलत है। तो जो पहली बात जो की जा रही है कि यह विश्व में भारतीय शास्त्रीय संगीत के सबसे प्राचीन समारोह में से एक है, यह बिल्कुल सही है आपका ये कथन, ठीक है। ये भारतीय शास्त्रीय संगीत के सबसे प्राचीन समारोह में से एक है, ठीक। उसके बाद दूसरी उसकी बात करते हैं। यह जो संगीत सम्मेलन है इसकी शुरुआत जो है बाबा हरिवल्लभ ने अपने गुरु स्वामी तुलागीर जी की याद में की थी, ठीक है। तो यहाँ पर जो ये बात बोला जा रहा है आप ऑप्शन 3 में देख सकते हैं कि इसका आयोजन पंजाब के लुधियाना में बाबा हरवल्लभ की समाधि पर किया जाता है। ये बात बिल्कुल गलत है, ठीक है। ये बाबा हरिवल्लभ ने शुरुआत की थी, किसके लिए? तो ये अपने स्वामी तुलागीर जी के याद में। तो ऑप्शन 3 तो ये तो आपका गलत है, ये ऑप्शन होगा नहीं, ठीक है। ये वाला पॉइंट गलत है। अगले पॉइंट की बात करते हैं। तो आप कह सकते हैं जो आपका अगला है यह 130 वर्षों तक इसके सफल आयोजन के पश्चात पर्यटन मंत्रालय द्वारा इसे राष्ट्रीय उत्सव घोषित किया गया। तो ये बात बिल्कुल सत्य है, क्योंकि आप कह सकते हो कि इतने लंबे समय तक सफल आयोजन किया गया। तो ऑप्शन 2 भी सही है। तो ऑप्शन 1 सही है, ऑप्शन 2 सही है, लेकिन जो आपका ऑप्शन 3 है वो गलत है। ऑप्शन 4 देखा जाए, यह प्रत्येक वर्ष 27 से 30 नवंबर तक आयोजित किया जाता है। ये भी गलत है, क्योंकि इसका जो आयोजन है वो 27 से 30 नवंबर नहीं दिसंबर तक आयोजित किया जाता है। तो इन सभी में अगर देखा जाए तो 1 और 2, ठीक है, ये 2 कथन सही हैं और 3 और 4 गलत है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 2 केवल 1 और 2, ठीक है। ऑप्शन 2 विल बी करेक्ट आंसर। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। चक्रवात की क्या पहचान है? ऑप्शन 1 अचानक भारी बाढ़ का आना, ऑप्शन 2 लंबे समय से वर्षा का ना होना, ऑप्शन 3 मूसलाधार वर्षा, ऑप्शन 4 विनाशकारी हवा और वर्षा। तो जो चक्रवात है उसकी पहचान होती है विनाशकारी हवा और वर्षा, ठीक है। बहुत तेज हवा चलती है उस समय, यानी कि ऑप्शन 4 विल बी करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अंतरिक्ष में जाने वाली प्रथम महिला कौन थी? पहला वेलेंटिना तेरेस्कोवा, ऑप्शन 2 डॉक्टर सेली के राइड, ऑप्शन 3 स्वेतलाना सवित्स्काया, ऑप्शन 4 कल्पना चावला। तो अंतरिक्ष में जाने वाली जो सबसे प्रथम महिला थी वो रूस की थी और उसका नाम था वेलेंटिना तेरेस्कोवा, यानी कि ऑप्शन 1 विल बी करेक्ट आंसर, ठीक है। और ये कब गई थी? तो ये 1963 में गई थी, 1963 में, ठीक है। तो अंतरिक्ष में जाने वाली प्रथम महिला थी वेलेंटिना तेरेस्कोवा। ये कहाँ की, किस देश की थी? तो ये रूस की रहने वाली थी। और कब गई थी? तो 1963 में। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। शेरशाह सूरी के पिता हसन सूर का मकबरा कहाँ निर्मित है जो सूखा मकबरा के नाम से चर्चित है? ऑप्शन 1 सासाराम, ऑप्शन 2 राजगीर, ऑप्शन 3 पटना, या ऑप्शन 4 मुंगेर। तो जो शेरशाह सूरी हैं, ठीक है, इनके पिता हसन सूर का जो मकबरा है वो निर्मित है सासाराम में, और इसे ही सूखा मकबरा के नाम से भी जाना जाता है। तो ये चीज़ याद रखेंगे। ऑप्शन 1 विल बी करेक्ट आंसर। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु है। तो याद, अगर लोकसभा का कोई मेंबर है, ठीक है, तो उसके लिए न्यूनतम आयु है 25 वर्ष। वहीं पर अगर कोई, आप कह सकते हैं कि राज्यसभा का अगर मेंबर है तो उसके लिए है 30 वर्ष। तो कुल मिला के दोनों में से बात हमारे पास ये हो गई कि जो भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु है वो है 25 वर्ष, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी?
तो भारतीय ऑप्शन 1 1880, ऑप्शन 2 1885, ऑप्शन 3 1890 या ऑप्शन 4 1886। तो जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है इसकी स्थापना 1885 में हुई थी। किसके द्वारा? तो याद रखेंगे A.O. ह्यूम के द्वारा, A.O. ह्यूम। साथ ही इसके स्थापना होने के बाद जो सबसे पहला इसका अधिवेशन हुआ था उसकी अध्यक्षता जो थे वो थे व्योमेश चंद्र बनर्जी। और इसमें टोटल कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था? तो इसमें टोटल 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। ठीक है, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की शुरुआत हुई थी 1885 में A.O. ह्यूम के द्वारा। और साथ ही इसका जो प्रथम अधिवेशन हुआ था, ठीक है, उसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो उसने की थी व्योमेश चंद्र बनर्जी ने, जिसमें 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? ऑप्शन 1 सहारा, ऑप्शन 2 गोबी, ऑप्शन 3 थार और ऑप्शन 4 टकाला माकन। तो विश्व का जो सबसे बड़ा रेगिस्तान है वो है आपका सहारा, यानी कि ऑप्शन 1 विल बी करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए ये जो सहारा डेजर्ट है इसका जो आप कह सकते हो कुल क्षेत्रफल है वो है लगभग आपको 94 लाख स्क्वायर किलोमीटर, 94 लाख स्क्वायर किलोमीटर। ठीक, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। इस ग्रुप में कौन शामिल नहीं है? मतलब कुछ अलग है जो हरियाणा, गुजरात, केरल और तमिलनाडु। ठीक है, तो इसका उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर होगा हरियाणा। क्यों? क्योंकि गुजरात भी कहीं ना कहीं समुद्र से जुड़ा है। ठीक है, उसका बाउंड्री आता है समुद्र में। तमिलनाडु भी समुद्र के पास है, केरल भी समुद्र के पास है, समुद्री तट पे है। लेकिन जो हरियाणा है इसके चारों तरफ स्थल ही स्थल है, समुद्र कहीं भी इसके आसपास नहीं है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। बिहार में राजमहल की पहाड़ियों पर निवास करने वाली प्रमुख जाति कौन सी है? पहला असुर, दूसरा भूमिज, तीसरा सौरिया पहाड़ियाँ या चौथा पहाड़ी खड़ियाँ। ठीक है, तो जो बिहार के राजमहल की पहाड़ियाँ हैं उस पर सौरिया पहाड़ियाँ जनजाति निवास करती है। तो ऑप्शन 3 विल बी करेक्ट आंसर। चलिए अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। भारत सरकार की मोहर क्या है? ऑप्शन 1 शक्ति के प्रतीक खड़े हुए शेरों की तस्वीर, ऑप्शन 2 सारनाथ में अशोक स्तंभ शीर्ष की प्रतिकृति, ऑप्शन 3 चक्र के साथ शेरों की तस्वीर, या ऑप्शन 4 शेरों के साथ गेहूं के 2 पौधे जो देश की कृषि शक्ति के प्रतीक हैं। तो इसका उत्तर होगा आपका जो ऑप्शन 2 है, सारनाथ में अशोक स्तंभ शीर्ष की प्रतिकृति, यानी कि ऑप्शन 2 विल बी करेक्ट आंसर। ठीक है, और साथ में एक और चीज़ जान ले कि यह जो चिन्ह है इसे कब अपनाया गया था? इसे अपनाया गया था 26 जनवरी 1950 को। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। किस राज्य की भूमि सबसे कम है? ऑप्शन 1 गोवा, ऑप्शन 2 नागालैंड, ऑप्शन 3 सिक्किम या ऑप्शन 4 त्रिपुरा। तो जो सबसे कम भूमि है वो है आपका गोवा के पास। तो ऑप्शन 1 विल बी करेक्ट आंसर। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य का सबसे लंबी तट रेखा है? ऑप्शन 1 तमिलनाडु, ऑप्शन 2 कर्नाटक, ऑप्शन 3 गुजरात या ऑप्शन 4 आंध्र प्रदेश। तो ये जो तट रेखा है ना, ये कितना है जरा इसके बारे में जानिए। सबसे ज़्यादा है गुजरात की, और गुजरात की कितनी है? तो लगभग 1915 किलोमीटर। वहीं पर जो दूसरे नंबर पर आता है वो है दूसरे नंबर पर आंध्र प्रदेश, और ये कितना है? ये है 1037 किलोमीटर। और तीसरे नंबर पर है आपका तमिलनाडु जो कि है 865 किलोमीटर के आसपास, 864.73। और उसके बाद आपका जो आता है वो है आपका केरल जो कि है 560 किलोमीटर। ठीक है, ये है कहीं। और कर्नाटक के बारे में अगर बात करें तो ये है आपका 258। तो इस सभी में देखा जाए तो सबसे लंबी तट रेखा है गुजरात की 1915 किलोमीटर, यानी कि ऑप्शन 3 विल बी करेक्ट आंसर। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। राजा राम मोहन रॉय किसके संस्थापक हैं? ऑप्शन 1 आर्य समाज, ऑप्शन 2 ब्रह्म समाज, ऑप्शन 3 प्रार्थना समाज या ऑप्शन 4 रामकृष्ण मिशन। तो जो राजा राम मोहन रॉय हैं वो संस्थापक थे किसके? तो वो थे ब्रह्म सभा, जिसकी स्थापना उन्होंने कब की थी? 1828 में। ध्यान रखेंगे 1828 में उन्होंने की थी ब्रह्म सभा की। और यही जो ब्रह्म सभा है ये बाद में इसका नाम होकर हो गया ब्रह्म समाज। तो ऑप्शन 2 विल बी करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए
ये जो प्रसिद्ध हुआ था, राजा राम मोहन राय ने ये जो समाज बनाई थी, ठीक है, ब्रह्म समाज के नाम से ये प्रसिद्ध हुआ था। इसका काम क्या था? इसका काम था कि जो हिंदुत्व है उसको उसकी बुराइयों से अलग करना और साथ में जो एकांतवाद है उसका प्रचार प्रसार करना। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हमारा, बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006, इसके अंतर्गत पंचायतों में अति पिछड़े वर्ग यानी कि MBC, ठीक है, को कितने प्रतिशत आरक्षण की व्यवस्था की गई है? ऑप्शन 1 33%, ऑप्शन 2 20%, ऑप्शन 3 27% या ऑप्शन 4 25%। तो ध्यान रखेंगे इसका कि आप कह सकते हैं कि जो बिहार पंचायती राज अधिनियम है, अधिनियम 2006, इसके अंतर्गत पंचायतों में अति पिछड़े वर्ग को लगभग 20% आरक्षण की व्यवस्था की गई है। तो ऑप्शन 2 विल बी करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। भारत की पहली विद्युत रेल डेक्कन क्वीन, ठीक है, भारत की पहली विद्युत रेल जो डेक्कन क्वीन है किनके बीच चलाई गई थी? ऑप्शन 1 मुंबई और सूरत, ऑप्शन 2 हावड़ा और दिल्ली, ऑप्शन 3 मुंबई और पुणे, ऑप्शन 4 नई दिल्ली और चेन्नई। ठीक है, तो इसका याद रखेंगे आपको कि जो सबसे पहला विद्युत रेल जो चलाया गया था डेक्कन क्वीन, वो चलाया गया था किसके किसके बीच? तो वो मुंबई से चलाए गए थे पुणे तक, मुंबई से पुणे। लेकिन कितने तारीख को? तो 1 जून 1930 को। ठीक है, मुंबई के कहाँ से? तो मुंबई के छत्रपति शिवाजी टर्मिनल से पुणे तक चलाई गई थी। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन प्रत्यक्ष कर है? ऑप्शन 1 बिक्री कर, ऑप्शन 2 उत्पाद कर, ऑप्शन 3 संपत्ति कर या ऑप्शन 4 मनोरंजन कर। ठीक है, तो कौन सा जो है इन सभी में से प्रत्यक्ष कर है? तो इसका आंसर होगा संपत्ति कर। ये जो संपत्ति कर है यह प्रत्यक्ष कर है। तो ऑप्शन 3 विल बी करेक्ट आंसर। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अभिनव भारत, ठीक है, अभिनव भारत के नाम से गुप्त क्रांतिकारी सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन 1 खुदीराम बोस, ऑप्शन 2 प्रफुल्ल चाकी, ऑप्शन 3 VD सावरकर या ऑप्शन 4 सचिंद्र नाथ सान्याल। तो ये जो अभिनव भारत है, ठीक है, इसके गुप्त क्रांतिकारी सोसाइटी, इसकी स्थापना आखिर किसने की थी? तो इसकी स्थापना की थी आप कह सकते हो VD सावरकर ने। ठीक है, याद रखेंगे विनायक दामोदर सावरकर ने इसकी शुरुआत की थी किस वर्ष? तो 1899 ईस्वी में, 1899 ईस्वी में इसकी शुरुआत की गई थी। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। सती प्रथा कब समाप्त किया गया? ऑप्शन 1 1829, ऑप्शन 2 1828, ऑप्शन 3 1830 या ऑप्शन 4 1827 ईस्वी में। तो ये जो सती प्रथा है ना, इसे जो समाप्त कर दिया गया था वो 1829 में। किसके द्वारा? तो विलियम बेंटिक के द्वारा। किसके सहयोग से? तो राजा राम मोहन रॉय के सहयोग से विलियम बेंटिक ने 1829 में सती प्रथा को समाप्त कर दिया था, क्योंकि 1829 में दिसंबर में इन्होंने इसके खिलाफ कानून बना दिया था। और साथ में इसके जो 1829 में ये जो कानून बनाया गया उसमें धारा 17 के तहत विधवाओं को जो सती होने का जो ये परंपरा है उसे अवैध घोषित कर दिया गया। चलिए अगले प्रश्न की ओर। बिहार का कौन सा जिला नायलॉन उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन 1 मुंगेर, ऑप्शन 2 मधुबनी, ऑप्शन 3 गोपालगंज या ऑप्शन 4 भोजपुर। तो जो नायलॉन उद्योग है उसके लिए कौन प्रसिद्ध है? तो बिहार का जो मुंगेर जिला है वो नायलॉन उद्योग के लिए सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है, यानी कि ऑप्शन 1 विल बी करेक्ट आंसर। तो ये था हमारा मॉडल प्रैक्टिस सेट 1 में 50 सामान्य अध्ययन के जितने भी प्रश्न थे वो हमने यहाँ पर कंप्लीट कर लिए। तो यहाँ तक वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दीजिए और साथ ही वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। तो यहाँ तक देखने के लिए थैंक यू एवरीवन फॉर वाचिंग दिस वीडियो। बहुत बहुत धन्यवाद।